हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स विषय पर बात करेंगे। तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। तुलना से तात्पर्य किन्हीं दो चीज़ों में हम कर सकते हैं। तुलना क्यों की जाती है? विद्यार्थी ध्यान दें, तुलना क्यों की जाती है कि तुलना इसलिए की जाती है कि हमें ये पता चले कि हम में कितने गुण हैं और कितने अवगुण हैं। कि बिना कंपैरिजन के हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि भाई दो व्यक्तियों में कितनी समानता है और कितनी असमानता है। इसलिए तुलना के द्वारा हमें ये पता चलता है कि हमारी कमियां कितनी हैं, हमारे दोष कितने हैं और हमारी अच्छाई कितनी है। तो उन कमियों से हमें ये ज्ञात होता है कि अब हमें इसको क्या करना है, दूर करना है। तो तुलना करना जो है बहुत ही ज़रूरी है। अब इसी तुलना को हमने राजनीति के साथ जोड़ा। तुलनात्मक राजनीति यानी कि यहाँ पर किसकी तुलना की जा रही है? राजनीति की तुलना की जा रही है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान की एक नई शाखा एवं विधि है जो तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। कहने का तात्पर्य यह है कि तुलनात्मक राजनीति में तुलना की जाएगी। अब ये तुलना किन में की जाएगी? एक देश का दूसरे देश के साथ में तुलना हो सकती है, या एक ही देश के भिन्न भिन्न कालों की राजनीति का भी तुलना हो सकती है कि पर्टिकुलर इस काल के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर जो राजनीति चल रही थी और अभी जो चल रही है वर्तमान में, और भूतकाल में जो राजनीति थी उसका कंपैरिजन कर लिया अपन ने, तो हमें पता चल गया भाई क्या कमी है, जो भी है। ठीक है ना। तो तुलनात्मक राजनीति में दो या दो से अधिक देशों की राजनीति की तुलना की जाती है, या एक ही देश की अलग अलग समय की राजनीति की तुलना की जाती है, और यह देखा जाता है कि इसमें कितनी समानता है और कितनी असमानता, यानी अंतर कितना है। तो ये तो था तुलनात्मक राजनीति का परिचय कि भाई तुलनात्मक राजनीति है क्या। आपको ये तो ध्यान होना चाहिए। एक प्रसिद्ध आधुनिक राजनीति शास्त्री थे एडवर्ड ए फ्रीमैन। उन्होंने इसको परिभाषित करने की चेष्टा की और वो कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण होता है। बहुत ही सुंदर शब्दों में फ्रीमैन साहब ने तुलनात्मक राजनीति के बारे में बताया कि तुलनात्मक राजनीति में क्या है कि राजनीतिक सिद्धांतों और सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन या विश्लेषण होगा। तो हमें पता चलेगा कि कितनी समानताएं हैं और कितना असमानता यानी अंतर है। तुलनात्मक राजनीति का सामान्य अर्थ जो है वो है विदेशी सरकारों का संवैधानिक अध्ययन करना। ठीक है। लेकिन आधुनिक राजनीति शास्त्र संपूर्ण विश्व की राजनीतिक पद्धति की कल्पना करता है और इसे एक सत्य मानकर नवीन पद्धतियों के माध्यम से उसका विश्लेषण करना चाहता है। एक नया मेथड, एक न्यू मेथड के रूप में इसको हम प्रयुक्त में लाते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर कि तुलनात्मक राजनीति का इतिहास क्या रहा, कैसे ये आई। देखिए, तुलनात्मक राजनीति का जो इतिहास है वो अति प्राचीन है। देखिए,
जब यूनानी दार्शनिकों का काल चल रहा था और हमारे राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु महान, एक महान यूनानी दार्शनिक थे, उन्होंने अपने समय में 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था और उन्होंने इस चीज़ की तरफ इंगित किया था कि भविष्य में इस चीज़ की ज़रूरत होगी कि विश्व में हमें देशों की तुलना करनी पड़ जाए। बिल्कुल, देखिए, अरस्तु महान ने पहले ही भांप लिया था कि आने वाले समय में जो है इन शासन तंत्रों का ज़रूर तुलना की जाएगी। तो उन्होंने उस ज़माने में 158 देशों के संविधान का अध्ययन करके एक नया दृष्टिकोण हमें दिया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण का तुलनात्मक राजनीति के प्रारंभिक दृष्टिकोण का जनक अरस्तु है। देखिए, अरस्तु ने ही सबसे पहले आधुनिक राजनीति की व्यवस्थाओं में उपस्थित निरंकुश तंत्रों, श्रेणी तंत्रों और प्रजातंत्र की विशेषताओं और अंतरों का तुलनात्मक दृष्टि से विशद विवेचन किया है। अरस्तु से लेकर आधुनिक राजनीति शास्त्र के विद्वानों तक ने राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन, विश्लेषण और वर्गीकरण किया है और नए नए शोध उपकरणों के माध्यम से नए दृष्टिकोण की व्याख्या की है। डियर स्टूडेंट, ध्यान दें, राजनीति और शासन के तुलनात्मक अध्ययन की परंपरा हम अरस्तु से मानते हैं, क्योंकि सबसे पहले अरस्तु ने ही राजनीति शास्त्र के विज्ञान का रास्ता खोला था। क्योंकि उन्होंने राज्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और राज्यों के वर्गीकरण के कारण ही उन्हें राजनीति विज्ञान के पिता या जनक होने का श्रेय जाता है और उन्हीं शासन तंत्रों का उन्होंने वर्णन किया था और उसी समय उन्होंने तुलनात्मक राजनीति के बारे में भी हमें समझाया और उन्होंने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके एक नया कॉन्सेप्ट हमें दिया कि हम पता कर सकते हैं कि हम में क्या कमी है और क्या सही है। देखिए, राजनीति और शासन के तुलनात्मक अध्ययन की परंपरा हम अरस्तु से मानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, लास्की और फाइनर आदि विचारकों ने भी इस पद्धति को अपना लिया। देखिए, ये तो था मध्यकालीन। देखो, प्राचीन यूनान काल में, देखिए ध्यान से सुनना मेरे विद्यार्थियों, आधुनिक काल के अंदर पूर्ण रूप से इसका विकास हुआ है तुलनात्मक राजनीति का, लेकिन हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत अरस्तु ने कर ली थी पारंपरिक ट्रेडिशनल अप्रोच हमें बताकर। परंपरागत दृष्टिकोण से हमें ये बता दिया था कि आने वाले समय में हमें तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी राजनीति में। और उसके बाद में मध्य युग के अंदर मैकियावेली को इसका श्रेय जाता है। मैकियावेली ने इसको अपनाया, अरस्तु की इस दृष्टिकोण को अपनाया
फिर उसके बाद में मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस और लास्की और फाइनर, इन विचारकों ने भी इस पद्धति को अपना लिया। अब देखिए, अब इसका जो उत्थान है और जो विकास का जो चरम काल है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में फलीभूत होता है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ऐसा कुछ नहीं था, मतलब इतना नहीं, इसके संकुचित अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता था, तुलनात्मक राजनीति का इतना महत्व नहीं था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इसकी आवश्यकता पड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक इसका विकास छोटे स्तर पर ही हो सका था, लेकिन उसके बाद तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास हुआ और इसे एक नए अनुशासन के रूप में विकसित किया जाने लगा। आज सैद्धांतिक दृष्टिकोण से राजनीति शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है और इसके अंतर्गत अनेक सिद्धांतों और अवधारणाओं का जन्म होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो राजनीति है वो इसके चरम उत्कर्ष की काल रहा है। तुलनात्मक राजनीति का बहुत ही चरम उत्कर्ष रहा है। पुराने विचारकों में अरस्तु पहला राजनीति दार्शनिक था जिसने राजनीति को विज्ञान का दर्जा दिलाया। उसने इस प्रकार की समस्याओं का चिंतन और विधियां प्रयोग में लाया और राजनीतिक अध्ययन के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया। विद्यार्थियों, एक बार फिर ध्यान देना, 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कर वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना अरस्तु के द्वारा राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान में बदलने का पूर्ण प्रयोग था। ये राजनीति विज्ञान बनने का श्रेय इसको जाता है, बिल्कुल। और दूसरी बात, उसके बाद में मध्य युग के अंदर क्या रहा, मध्य युग के अंदर इसका विकास कैसे हुआ। तुलनात्मक राजनीति के विकास का दूसरा चिन्ह जो है वो मैकियावेली को जाता है और मैकियावेली के जो सिद्धांत थे उसने इस बात को इंगित किया कि हमें देशों के तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ जो पुनर्जागरण का युग हुआ उसमें भी तुलनात्मक राजनीति का चरम उत्कर्ष देखने को मिलता है। देखिए, द्वितीय महायुद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में सही दिशा में विकास प्रारंभ हुआ है। पहले तो धीरे धीरे गति से इसका विकास हुआ, फिर धीरे धीरे तेज गति से इसका विकास होने प्रारंभ हुआ। पहले तुलनात्मक अध्ययन के महत्व को समझते हुए नए तकनीकी की खोज की गई, फिर नई अवधारणाएं जैसे राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक समाजशास्त्र आदि का विकास हुआ। देखिए, पिछले 2 दशकों में राजनीति के क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन का विकास विशेष रूप से और बड़ी तेजी से हुआ और इस तेजी का जो श्रेय है वो आधुनिक विचारकों को जाता है, जिसमें सबसे पहले ईस्टन, डेविड ईस्टन साहब, उसके बाद में आमंड, उसके बाद में कार्ल डॉक्टर एच, उसके बाद में कॉलमैन आदि के व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत तुलनात्मक विश्लेषण की एक नई दिशा प्रस्तुत की गई। व्यवस्था के सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध हुए। सिद्धांत के द्वारा राज्य और राज्यों से परे सभी प्रकार के राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना संभव हो सकी। देखिए, तुलनात्मक राजनीति के विकास में हाल ही के वर्षों में डेल, एप्टर, रोस्टो, लुसियन पाई, सिडनी वर्मा और माइनर और विनर आदि का योगदान बहुत ही विशेष महत्व रखता है। देखिए, तो आप समझ गए होंगे कि राजनीति
में राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक राजनीति का विशेष महत्व रहा है। अब देखिए इसकी जो प्रादुर्भाव की बात देखिए, अरस्तु ने इसका जो है शुरुआत की थी सबसे पहले, लेकिन उस समय परंपरावादी इस आधुनिकतावादी विचारों पर इतने कायम नहीं थे, तो उन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। मतलब इसको संकुचित, अरस्तु ने इसको जो 158 देशों का संविधान का अध्ययन किया उसको ठीक है, इतना उसका फैलाव नहीं हो सका, लेकिन मध्य युग के अंदर मैकियावेली ने इसको वापस पुनर्जागृत कर दिया और फिर धीरे धीरे एक नई दिशा की तरफ राजनीति के अंदर ये तुलनात्मक अध्ययन शुरुआत हो गई। अब बात करते हैं इसके बड़े पैमाने पर फैलाव की। तो बड़े पैमाने पर जब इसका फैलाव हो रहा है वो हो रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि शीत युद्ध के समय। डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनना, तुलनात्मक राजनीति का जो तेजी से जो फैलाव हुआ वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो तत्कालीन राजनीति जो हमने देखी है वो बड़ी ही विकट राजनीति थी, क्योंकि उसके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जस्ट शीत युद्ध का समय आ गया था। और शीत युद्ध के अंदर क्या हुआ कि दोनों महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अपने प्रभुत्व में इतने वैमनस्य में इतने हो गए कि उन्हें वास्तविकता से बिल्कुल ही परे हट गए और अपने वर्चस्व के घमंड में इतने चूर हो गए कि उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, केवल अपने पावर में, अपनी शक्ति में बढ़ोतरी देखना चाहते थे वो। तो इसी कड़ी के अंदर क्या हुआ देखिए, पहली दुनिया संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी दुनिया सोवियत संघ और तीसरी दुनिया व्यवहार में आई। अब ये तीसरी दुनिया क्या थी देखिए, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, इनके नवोदित राष्ट्र और जो पहले से उदयमान राष्ट्र थे, इन लोगों ने क्या किया, पहली बार अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का एक विचार रखा, क्योंकि वो चाहते थे कि ये दोनों का जो वैमनस्य है कहीं विश्व को बर्बाद ना कर दे, और इसी उद्देश्य से और इस शीत युद्ध को लगाम लगाई जाए और इस शीत युद्ध को ख़त्म किया जाए, इसको बढ़ावा ना मिले, इसलिए इन्होंने तटस्थता की नीति को अपनाया कि गुटबाजी में हमारा कोई योगदान नहीं रहेगा, हम तटस्थ रहेंगे, गुट से तटस्थ रहेंगे, गुटबाजी से दूर रहेंगे, लेकिन विश्व की राजनीति में हम अपना योगदान देंगे और विश्व की राजनीति में अपना वजूद रखेंगे। तो राजनीति के क्षेत्र में दो शाखा का निर्माण होता है। एक शाखा वह थी जो इन देशों, किन महाद्वीपों के देखिए, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नवोदित और उदित राष्ट्र जो पहले से थे, जो अपने विकास के पथ पर अग्रसर हैं, उन देशों ने आपसी समन्वय करके अपने विकास को उठाएं। देखिए एक छोटा सा तिनका होता है, आप एक छोटे से तिनके से कचरा साफ कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे तिनके मिल जाएं और उसको हम बांध दें तो वो किसका रूप ले लेगा? झाड़ू का रूप ले लेगा। अब झाड़ू से आप कचरे को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो वही बात थी कि एक छोटा सा देश इन महाशक्तियों का कैसे मुकाबला कर सकता है। तब इन्होंने विचार किया कि क्यों ना हम एक थर्ड फ्रंट बनाएं, एक तीसरा मोर्चा बनाएं जो इस गुटबाजी से दूर रहे और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आप को प्रदर्शित कर सके। तो इसके लिए परस्पर इन्होंने
समन्वय स्थापित करना शुरू किया और इस समन्वय की आधार पर एक ज्ञान की नई शाखा का विकास हुआ, उसे कहते हैं IR, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब बन गए, देशों में आपसी प्रेम बढ़ा, सहयोग बढ़ा और उन्होंने एक दूसरे का दामन थामा और एक दूसरे को खड़ा किया। इसी कड़ी में अब बात आती है कि अब उनको खड़ा किया तो अब वो खड़ा होने के लिए, विकासात्मक कार्य करने के लिए, ऊपर उठने के लिए उस दूसरे देश के साथ में क्या करेंगे, कंपेयर करना शुरू किया। उन्होंने कंपैरिजन शुरू कर दिया। जैसे एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ में राजनीतिक व्यवस्थाओं का उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन प्रारंभ किया। भाई आपके अंदर क्या है, मेरे में क्या है, तो हमने तुलना करके ये पता लगाया कि भाई हमारी कमियां क्या है, हम क्यों पिछड़ रहे हैं। तो उन कमियों का हमें पता चल गया तुलना से और हमने उसको दूर कर लिया और हम भी ऊपर उठ गए। तो इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में राजनीति विज्ञान में दो प्रमुख शाखाओं का निर्माण होता है, जिसमें पहली है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और दूसरा है तुलनात्मक शासन व्यवस्था, तुलनात्मक राजनीति। तो हम बात कर रहे हैं तुलनात्मक राजनीति की। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो ये 3 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो छोटे राष्ट्र और जो अभी नए नवोदित राष्ट्र हैं, उन्होंने मिलकर तुलनात्मक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रगाढ़ किया। तो ये तो था इसके इतिहास के, तुलनात्मक राजनीति का इतिहास क्या रहा। अब देखिए, अब बात करते हैं हम तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की शुरुआत के लिए कौन कौन से कारण रहे, कि हमें ऐसे कौन से कारण रहे कि हमें तुलना करनी पड़ गई। तो विद्यार्थी ध्यान दीजिए, देखिए संवैधानिक अध्ययन प्रणाली के बदले नवीन तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन प्रणाली की आवश्यकता बढ़ गई और ये परिस्थितियां इस प्रकार है। देखिए पहली परिस्थिति क्या रही, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों में अनेक नवीन राष्ट्र उदित हुए। जहां तक शासन प्रणाली का प्रश्न है, इन नवोदित राष्ट्रों में यूरोपियन देशों की अनुकृति पर आधारित शासन प्रणालियां विद्यमान थी। मतलब ये जो नए राष्ट्र थे वो किन से सीखेंगे, यूरोपियन देशों से, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो एकदम विकसित कंट्री थी, विकसित राष्ट्र थे और उनके वहाँ पर कैसी व्यवस्था थी, उन्हीं का अनुसरण ये नवोदित राष्ट्र कर रहे थे। जो औपनिवेशिक शासक थे, जो उपनिवेशों पर शासन कर रहे थे, वो अपनी व्यवस्थाओं, अपने उनका जो है अनुसरण ये छोटे राष्ट्र कर रहे थे। लेकिन सभी राष्ट्रों का अपना खास व्यक्तित्व है। वे आपस में संस्कृति, सामाजिक संस्थाओं तथा धर्म और भाषा के ख्याल में रहते हैं। अब हर देश में ये ज़रूरी नहीं कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो हो रहा है वही हमारे देश में हो। तो इन देशों ने, इन नवोदित राष्ट्रों ने, देखिए स्टूडेंट, फिर मैं कह रहा हूँ, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, इनके नवोदित राष्ट्रों ने ये महसूस किया कि क्यों हम अपना एक नया कॉन्सेप्ट नहीं ला सकते। यूरोपियन देशों की व्यवस्थाओं को हम कितनी कॉपी करेंगे, उन देश के लिए सहूलियत में वो काम हो रहा है, वही व्यवस्था हमारे यहाँ पर कारगर सिद्ध हो, ये ज़रूरी तो नहीं। तब उन्हें एक आवश्यकता हुई कि हम हमारा उत्थान कैसे करें, हम हमारे देश को कैसे आगे बढ़ाएं, हम अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच में अपनी भूमिका कैसे अदा करें। ये सारे प्रश्न इन नवोदित राष्ट्रों के मन में थे। तब इन्होंने राजनीति के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट का प्रादुर्भाव किया, वो थी तुलना। एक नया मेथड यूज़ किया, तुलनात्मक अध्ययन, कि हम आपस में अपनी तुलना करते हैं, हमें कमी की
पता चल जाएगी कि हमारी ये कमी है, तो हम उस कमी को दूर कर लेंगे, हम भी ऊपर उठ जाएंगे। तो हम तुलना क्यों करते हैं स्टूडेंट्स? तुलना इसलिए करते हैं कि हमारी कमियां हमें पता चल जाए। भाई तुलना करेंगे तो अच्छाई भी दिखेगी, बुराई भी दिखेगी, दोनों चीज़ें नज़र आएगी। तो अच्छाई तो हमारी है ही है, अब जो बुराई है उसको हम दूर करके हमारी अच्छाइयों में और बढ़ोतरी कर देते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार ये जो देश थे, जो नवोदित राष्ट्र थे, इन्होंने एक आवश्यकता महसूस की कि हम हमारा उत्थान कैसे करें, हम विकसित कैसे बने। तो इन्होंने आपसी देशों में तुलनात्मक अध्ययन को बढ़ावा दिया और तुलना करके अपनी कमियों को उजागर किया, और कमियों को जैसे ही उन्हें उजागर हुई उनको दूर किया और विकसित की श्रेणी में अपने आप को आगे बढ़ाया। दूसरी परिस्थिति क्या थी जो तुलनात्मक अध्ययन के लिए शुरुआत के लिए जरूरी थी? देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद का पतन हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में उपनिवेशवाद यानी गुलाम राष्ट्रों का पतन हो चुका था तथा अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का इन राष्ट्रों के बीच विकेंद्रीकरण भी हो गया। अब उपनिवेश समाप्त, औपनिवेशिक शासन भी समाप्त हो गए। तो अब उन देशों के पास में अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाएं, अपने देश को कैसे डेवलप करें, इन सारे प्रश्नों के लिए उन्हें एक नए ज्ञान की एक नई शाखा की आवश्यकता थी। और वो ज्ञान की नई शाखा क्या थी? तुलनात्मक राजनीति। अगला कारण क्या है? देखिए, इन नवीन राष्ट्रों के बीच में अपना प्रभाव पैदा करते हुए साम्यवादी पश्चिमी राष्ट्रों के खिलाफ एक सशक्त प्रतियोगी के रूप में सामने आया और आज विश्व का एक बहुत बड़ा भाग साम्यवादी प्रभाव के अंदर आ गया है। देखिए स्टूडेंट्स, शीत युद्ध के समय में दोनों ही महाशक्तियां, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाए हुए थे और वहीं साम्यवादी विचारधारा या साम्यवादी व्यवस्था को सोवियत संघ अपनाए हुए थे। तो ये दोनों ही अपनी विचारधाराओं के अनुसार अनुसरण कर रहे थे और देशों को अपने अंदर अपने गुट में मिलाने के भरसक प्रयास में लगे हुए थे। तो एक जो साम्यवाद का जो प्रभाव था, जो प्रसार था, उसने काफ़ी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसके साथ में हमें मिलना चाहिए। तो इसकी तरफ कहीं ना कहीं देशों का जो है झुकाव देखने को मिला। अच्छा, अब नेक्स्ट कारण, दो विश्व युद्ध हो चुके थे और उसके बाद में विज्ञान और तकनीकी में बहुत ही क्रांति देखने को मिली। फांसीवाद का उदय हो चुका था, साम्यवाद और पूंजीवाद में टकराव की स्थिति बन गई थी और पश्चिमी उपनिवेशवादों का अवसान हो चुका था। पश्चिम के जितने भी उपनिवेश थे वो सब दूर हट गए थे। अफ्रीका के नए राष्ट्रों का उदय हो चुका था। मानवीय गरीबियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियां और राष्ट्र निर्माण में सरकारों की बदलती भूमिकाएं आदि तथ्यों ने तुलनात्मक राजनीति के नए आयाम उपस्थित कर दिए। देखिए विद्यार्थियों, तुलनात्मक अध्ययन की शुरुआत के लिए प्रमुख रूप से तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जिम्मेदार है। उसके बाद में शीत युद्ध चला और शीत युद्ध के समय विज्ञान और तकनीकी में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला, एक क्रांति सी हमें देखने को मिली। उसके बाद में फांसीवाद का उदय हो चुका था। फिर उसके बाद में पश्चिमी उपनिवेशवाद का अवसान हो चुका था, बिल्कुल हट गए थे। और सोवियत संघ का साम्यवाद
और संयुक्त राज्य अमेरिका का पूंजीवाद, इन दोनों व्यवस्थाओं में परस्पर टकराव देखने की हमें मिला। और उसके बाद में एशिया और अफ्रीका के नए राष्ट्रों का उदय और इन नए राष्ट्रों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आप को प्रदर्शित करने की लालसा, और अपने जो गरीब राष्ट्र थे, वो इन राष्ट्रों इस गरीबी को दूर करने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपना वजूद कायम करने के लिए उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता को महसूस किया। तो ये सभी कारण थे जिनके द्वारा हमें तुलनात्मक राजनीति की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो ये तो थे तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के शुरुआत के लिए उत्तरदायी कारण। अब हम बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत का निर्माण कैसे होता है। देखिए, बिना सिद्धांतों के हम किसी भी विषय को नहीं समझ सकते। यानी कह सकते हैं कि किसी भी स्वतंत्र विषय की शुरुआत उसके सिद्धांतों से की जाती है, क्योंकि बिना सिद्धांतों के विषय अनुशासित ही नहीं रहता है। विषय को अनुशासित कौन बनाता है? सिद्धांत बनाता है, क्योंकि सिद्धांत वो रूल्स है, वो प्रिंसिपल्स हैं, वो नियम हैं, वो कायदे हैं जो उस विषय को एक पहचान देता है, एक अनुशासित विषय बनाता है, उसकी गुणवत्ता को सुधारता है। आप अनुशासित होते हो तो कितने अच्छे लगते हो। तो अनुशासित में होकर विषय को हम विस्तृत विवेचना, मतलब अनुशासित होते हुए विषय के बारे में विस्तृत विवेचना जो है हम सिद्धांतों के माध्यम से करते हैं। यानी हम अगर तुलनात्मक राजनीति को समझना है तो हमें तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांतों का निर्माण करना पड़ेगा कि भाई किन तरीकों से हम तुलनात्मक राजनीति को समझ सकते हैं। क्योंकि तुलनात्मक राजनीति एक नई ब्रांच के रूप में पॉलिटिकल साइंस में ऐड हो गया, जुड़ गया। अब जुड़ तो गया, अब हम तुलनात्मक राजनीति को कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए हमें तुलनात्मक राजनीति से संबंधित सिद्धांतों का निर्माण करना पड़ेगा। तो देखिए, हम निर्माण करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके परंपरागत दृष्टिकोण को हम लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बताया कि तुलनात्मक राजनीति का जो इतिहास है वो प्राचीन है। यानी प्राचीन काल में यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने इसकी शुरुआत की थी 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करके, लेकिन उसके बाद में वो एक ठंडे बस्ते में चला गया, मतलब उसको किसी ने इतना तवज्जो नहीं दिया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब आधुनिक दृष्टिकोण आया, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद की जब हम बात करते हैं, उस समय हमें ये जरूर महसूस हुआ। और जैसा कि मैंने आपको अभी इसके उत्तरदायी कारणों के बारे में बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो राजनीति थी वो बिल्कुल ही, जो ट्रेन थी वो पटरी से हट गई थी, पूरी विश्व की राजनीति चौपट हो रही थी। तो अब उसको वापस पटरी पे कैसा लाया जाए। विश्व की राजनीति में शांति, सुरक्षा, व्यवस्था, हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, उसको कैसे सार्थक किया जाए, विश्व में शांति कैसे लाई जाए और ये शीत युद्ध को कैसे खत्म किया जाए। इन सब बातों का विचार जो है वो बुद्धिजीवी वर्ग के लिए है। बुद्धिजीवी वर्ग ही इस चीज़ को देखेगा, भाई ये जो राजनीति चल रही है इसको पटरी पे कैसे लाया जाए। और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो नवोदित राष्ट्र हैं उनके सामने अपने वजूद को कायम करने के लिए और अपने विकास को बढ़ाने के लिए उन्हें तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता हुई। और साथ ही साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए राजनीति विज्ञान की एक अन्य शाखा IR, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी आवश्यकता हुई। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध और तुलनात्मक अध्ययन, ये दोनों ही ब्रांचें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में देखने को मिलती है और आज हम इसी से भलीभांति परिचित हैं। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांतों के निर्माण की। तो सबसे पहले हम इसके ट्रेडिशनल फॉर्म के बारे में देखते हैं। तो
ट्रेडिशनल फॉर्म में हम बात करते हैं आदर्शी सिद्धांतों की। अब ये आदर्शी सिद्धांत क्या है? डियर स्टूडेंट ध्यान दें, आदर्शी सिद्धांतों में क्या होता है कि जो राजनीति शास्त्री होता है वो राजनीति की व्यवस्था को अपने मस्तिष्क में धारण करता है और फिर उसको रचनात्मक रूप प्रदान कर देता है और हमारे सामने सिद्धांतों को प्रतिपादित कर देता है। ठीक है, देखिए इसका भी एक उदाहरण दे देता हूं। देखिए एक मूर्तिकार था, वो रोज एक मूर्ति का निर्माण करता और अपना जीविकोपार्जन करता, मतलब उस मूर्ति को बेच के अपना 2 वक्त का खाना वो करता था। एक दिन क्या हुआ कि उसने कहा मैंने काफ़ी मूर्तियां मैंने बना ली है, अब मैं किसकी मूर्ति बनाऊं? ये चीज़ उसको परेशान कर रही थी और वो इसी दुख के अंदर के अब मैं क्या मूर्ति बनाऊंगा और सुबह मैं उसको कैसे बेचूंगा, और बेचूंगा नहीं तो घर का राशन पानी कैसे लाऊंगा। तो उसको बड़ी चिंता थी, मूर्ति का निर्माण हुआ नहीं था क्योंकि उसको कुछ ऐसी कलाकृति नज़र नहीं आ रही थी कि भाई मैं क्या बनाऊं। उसने कहा मैंने काफ़ी मूर्तियां बना दी है, अब मैं किसकी मूर्ति बनाऊं? तो वो परेशान तड़पता हुआ रात को सो रहा था। सोते सोते उसे एक छवि नजर आती है, एक स्वप्न नजर आता है। स्वप्न में एक छवि नजर आती है और उस छवि को वो अपने मस्तिष्क में बैठा लेता है और सुबह उठते ही पत्थर लिया और छेनी और हथौड़ा उठाया और उस स्वप्न को साकार करने में लग जाता है। मतलब जो उसने रात को सोते सोते जो देखी, उसने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न को उसको साकार करने के लिए उस मूर्ति को तराशना शुरू कर दिया और वो मूर्ति तैयार हो गई। सेम इसी प्रकार से राजनीति शास्त्री जो है राजनीतिक व्यवस्थाओं को अपने मस्तिष्क में रहता है और उसके बाद में उसको रचनात्मक रूप प्रदान कर देता है। इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, प्लेटो का आइडियल स्टेट और आइडियल किंग, दार्शनिक राज्य और दार्शनिक राजा, आदर्श राज्य और आदर्श राजा। आदर्शी सिद्धांतों में जो सिद्धांतकार है वो इतना कल्पना में डूब जाता है कि वास्तविकता से परे हट जाता है। मतलब वास्तविकता से उसे कोई लेना देना ही नहीं, वो वास्तविकता से इतना दूर चला जाता है और वो इतनी उसमें खो जाता है कि वो कहता है कि हम तो चांद पर बैठे हैं और धरती को देख रहे हैं और धरती कितनी सुंदर नजर आ रही है। मतलब एक कल्पित आदर्श को लेकर चलते हैं और उस कल्पित आदर्श पर ही अपने सिद्धांतों को वो प्रदर्शित कर लेते हैं। ये जो सिद्धांत है वो बड़ा ही आदर्शवादी सिद्धांत है। आदर्शी सिद्धांतों में राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में कोई कल्पना मस्तिष्क में की जाती है और फिर उस कल्पना को रचनात्मक रूप प्रदान कर दिया जाता है। स्टूडेंट समझे आप कि ये एक कल्पना होती है और उसको फिर हम रचनात्मक रूप लेते हैं, जैसे प्लेटो के आदर्श राज्य और आदर्श राजा की कल्पना। तो एक तो ये सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत आनुभाविक सिद्धांत। अब आनुभाविक सिद्धांत में क्या है कि राजनीति शास्त्री राजनीति के क्षेत्र में जाएगा और वास्तविक तत्वों को समझकर सिद्धांतों का निर्माण करेगा। इसमें राजनीति शास्त्री स्वयं तथ्यों का संकलन करेगा और राजनीति के व्यवहार में जाकर राजनीति का संपूर्ण अवलोकन करके
उसका विश्लेषण करके उसका कंक्लूजन निकालेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि तुलनात्मक राजनीति को हम दो परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं, एक परंपरागत दृष्टिकोण के माध्यम से और एक आधुनिक दृष्टिकोण के माध्यम से। तो तुलनात्मक राजनीति का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो आदर्शी सिद्धांतों से लबरेज होगा, और वही जो आधुनिक दृष्टिकोण है तुलनात्मक राजनीति का, उसमें आनुभाविक सिद्धांतों की प्रबलता रहेगी। तो ये दो प्रकार के जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों की सहायता से हम तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत का निर्माण करते हैं और एक दृष्टिकोण का भी निर्माण करते हैं। आदर्शी सिद्धांत से परंपरागत दृष्टिकोण तैयार होगा और आनुभाविक सिद्धांतों से, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आनुभाविक जो अनुभवों पर आधारित है, जो एक्सपीरियंस पर आधारित है। तो आनुभाविक सिद्धांत क्या है? वास्तविकता पर बल देने वाले। तो आनुभाविक सिद्धांत से आधुनिक दृष्टिकोण का निर्माण होगा। तो ये दो प्रकार के सिद्धांत हैं जो तुलनात्मक राजनीति के निर्माण में सहायक सिद्ध होंगे। अब बात कर लेते हैं इसके सब्जेक्ट एरिया की, स्कोप की। तुलनात्मक राजनीति का जो क्षेत्र है वो बड़ा विवादास्पद है। देखिए, क्योंकि इसके विषय क्षेत्र को लेकर परंपरावादियों और आधुनिक राजनीति शास्त्रियों में मतभेद है। अब परंपरागत राजनीति शास्त्रियों ने तुलनात्मक को संकुचित अर्थ में प्रस्तुत किया है, वहीं आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने इसको वृहत स्वरूप में प्रस्तुत किया है। देखिए, ये तो था इसका विशेष क्षेत्र कि ये हमेशा से ही कॉन्ट्रोवर्सिक रहा है। परंपरागत दृष्टिकोण में संकुचित प्रयोग में रहा है और आधुनिक दृष्टिकोण में ये वृहत प्रयोग में रहा है, क्योंकि इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो राजनीति थी उसमें एक नया बदलाव की आवश्यकता थी, एक नए कॉन्सेप्ट की आवश्यकता थी, और तुलनात्मक राजनीति इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा था, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति के द्वारा ही वो अपनी कमियां ढूंढ पाए और कमियां को दूर करके वो विकसित हो पाए। तो ये तो था इसका विशेष क्षेत्र कि हम इसके दो प्रकार से पढ़ेंगे भाई, एक तो संकुचित अर्थ में और एक वृहत अर्थ में। तुलनात्मक राजनीति का नेचर क्या है? अब तुलनात्मक राजनीति के नेचर की बात करते हैं तो दो प्रकार का नेचर है, एक वर्टिकल स्टडी और दूसरा हॉरिजेंटल स्टडी। एक तो है तुलनात्मक राजनीति का लंबात्मक स्वरूप और दूसरा है क्षैतिजात्मक स्वरूप। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति की विवेचना से ये स्पष्ट होता है कि यह स्वतंत्र अनुशासन है जो राजनीति विज्ञान में एक महत्वपूर्ण शाखा बन चुका है। तुलनात्मक राजनीति एक ही देश की राष्ट्रीय सरकारों का ऐतिहासिक संदर्भ व राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार तुलनात्मक अध्ययन ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं व राजनीतिक व्यवहार तथा सरकारी तंत्रों को प्रभावित करने वाली गैर शासकीय व्यवस्थाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन होता है। तो तुलनात्मक राजनीति किस प्रकार से व्यवहार में आई, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा, तुलनात्मक राजनीति के उत्तरदायी कारण क्या रहे और तुलनात्मक राजनीति का उपयोगिता क्या रही और इसका स्कोप, इसका सब्जेक्ट एरिया क्या रहा, और अंत में हमने इसकी प्रकृति, नेचर के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम तुलनात्मक राजनीति के विकास क्रम के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।